ऐसी देख के नहीं, अच्छे से देख के बता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं, है ना? सिलिकॉन, फास्फोरस, सबका यहां पर बताया गया था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल, और यहाँ पे बताया गया था फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोस्ट स्टेबल। आज बताएंगे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। ठीक है, हाँ दोनों में मोर ही है, मोर ही स्टेबल होता है, हाफ फील्ड भी और फुल फील्ड। वो मोर इसके कंपैरिजन में लिखा जाता है, देखो यहाँ लिख के काटा हुआ है, इसलिए बोल रहे खाली देखिए नहीं, देखिए ठीक से। देखो यहाँ है 4:3D9, इसको क्या किए, काट दिए कि ऐसा नहीं होता है, 4:3D10। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। ये इसको काट के लिखा गया है ना, 3D5, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। इसलिए ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिखते, और यहां पे लिखे ऐसा नहीं लिख के, क्योंकि फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका बताएं, हंस रूल, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरिएगा, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताएं कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता, तीन बराबर हो सकता है, चौथा अलग हो ही जाएगा। ये सब लिखना आज भी बताएंगे ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर आयन, फॉर आयंस, जरा बताओ सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के लिखो, ऐसे नहीं वैसे होगा, वैसे नहीं होगा, जैसे होगा लिख दो, लिख दो, लिख दो। देखो ये बोल दिया। हम्म, आज फाइनल है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम्म, पीरियोडिक टेबल। समय आएगा उसका। 2 चैप्टर स्टार्ट कर दें एक साथ, एक तो ऑर्गेनिक स्टार्ट किए तो आते है ही नहीं है, 3:30 में आना रहता है, आधा घंटा पढ़ाते हैं स्कूल के पीरियड के जैसा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ा करके पहुंच गए नोमेनक्लेचर तक, और वो वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा और आप लोग छोड़ते रहिएगा। 3:30 से स्टार्ट करते हैं, 4:10-15 में छोड़ते हैं, आप लोग 4 बजे आते हैं, मतलब आधा घंटा में क्या बिगड़ेगा। और अभी धूप भी कम है, मौसम भी अनुकूल हो चुका है ना, तो आना चाहिए, जो नहीं आते उनको बता रहे हैं। 3:30 में वो क्लास स्टार्ट होता है, बीच में 10 मिनट का ब्रेक भी होता है, और फिर ये स्टार्ट करते हैं, है ना? नहीं ब्रेक ही ना होता है, अब उतना में देखो फ्रेश हो जाता है, खुश हो जाता है, अब रोज आता है। वैसे आइए देखिए, सोडियम पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो 10 हो जाएगा, तो 10 ही का लिखना होगा, 1s2 2s2 और 2p6, बस यहीं तक लिखना है। ठीक है, अब आयरन
2+, इसका क्या होगा? मैंने तो यहां तक पहुंचना है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। बताइए, चलाइए पेन, चलाइए, लिखिए। लिखोगे गलती होगा, और वही गलती आपको सिखाएगा। अब निठल्ला बैठ जाने से ना, उतार तो लोगे, सीखोगे नहीं। कुछ हो लिखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखिए जहां तक जाते हैं। बताए हैं एस एस, अरे गधा कुछ नहीं बोलता है। एस एस, हाँ हाँ, पीसिंग पीसिंग, और डीपीएस डीपीएस, फर्स्ट डीपीएस फर्स्ट डीपीएस, 118 एलिमेंट खत्म। अरे इतना बोल दिए, 118 एलिमेंट खत्म हो गए। एस एस, पीसिंग पीसिंग, डीपीएस। देखते हैं कहां तक भरता है। 1 से स्टार्ट होता है एस, 1s 2s 2p 3s, 2p के बाद 3p, और 3s के बाद 4s, 4s के बाद 3d। आगे जरूरत तो ना पड़ेगा, है ना? जरूरत पड़ेगा तो 3d हो गया है, यानी 3p हुआ है तो अगला 4p, अब 4s हो गया है तो अगला, देखिए देखिए कैसे लिखा जाएगा बिल्कुल आसानी से। यही बता रहे थे, एस एस, पीसिंग पीसिंग, डीपीएस, फिर डीपीएस। क्या इलेक्ट्रॉन भरते इसमें? 2 2 6 2 6 2, अब गिन लो। 26 है ना, 26 है। पहले आयरन का लिख के सिखाते हैं, तो कितना भरेगा बताओ? 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26। बाकी का तो जरूरत तो नहीं, 4p5s। ठीक है, ऐसे ही लिखो यदि नहीं आता है तो। एस एस, पीसिंग पीसिंग, डीपीएस डीपीएस, इतना ही में काम तुम्हारा खत्म है मोस्टली। कौन तुमको कहता है कि 78 80 का कन्फेशन लिखो? सब तो आयरन कॉपर जिंक स्कैंडियम क्रोमियम ही पूछ के खुश हो जाता है कि ना जानता है। और वो जो जानता है खुश हो जाता है, वो तो हम साफ कर दिए, एस एस, पीसिंग पीसिंग, डीपीएस डीपीएस, बस इतना ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पूछने वाला भी, परीक्षा में भी। एस एस, पीसिंग पीसिंग, डीपीएस, नंबर बैठा देना है। अब सुनो, इस आयरन का बताने का खास मकसद होता है, सुनोगे सब। आयरन पे जब हम 2+ देंगे, दे देते हैं, हम तो मेहनत करेंगे ही, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है ये बताओ? बाहर से, बाहर वाले ऑर्बिटल से। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन है? नहीं, 4s। आउटर मोस्ट उसको कहते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा हो। जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जो सब दिन याद रखोगे। उधर से आए, इस गली में घुसे, तो पहला मकान वो है, दूसरा ये मकान ये, तीसरा मकान बगल वाला, चौथा मकान, चारों मकान दिख रहा है। पहला मकान में मात्र एक तल्ला है जिसका नाम रखा गणेश। ये दूसरा मकान है 2 तल्ला, 2s 2p। तीसरा मकान 3 तल्ला, 3s 3p 3d। तलवा का नाम है जी, पहला का 3s, दूसरा का 3p, तीसरा तल्ला का नाम 3d। चौथा घर है 4s 4p 4d 4f। ठीक है, चारे में सीख लो। भरते तो इस तरह से है ना, हम लोग इस तरह से भरते हैं। भरने का तो ठीक है, लेकिन बताओ, मकान नंबर सबसे बाद वाला पूछा जाएगा तो चौथा मकान का नाम लेगा कि तीसरा का नाम लेगा? सबसे लास्ट वाला मकान कौन था?
चौथा था ना, तीसरा का तीसरा तल्ला पर इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड फ्लोर पे तो पहले जा रहा है। इसलिए बाहर वाला ऑर्बिटल जब भी पूछा जाए तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा रहता है उसी को बाहर वाला कहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वहां जो भर रहा है उसको कहते हैं बाहर वाला। आप पूछो सर भरते ही डी में है, बाहर वाला 4s कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ। तो भरते कहाँ है? तो भरते तो एनर्जी के हिसाब से, भरते तो एनर्जी के हिसाब से। अब ये कुछ चाय का दुकान तीसरा मकान के तीसरा तल्ला पे खोला है, और एक ठो चाय दुकान चौथा तल्ला के नीचवे पे खोला है। तुमको चाय पीने जाना है, कहाँ जाओगे? चौथा बगल मकान के नीचे चल जाओगे, आपको कहोगे कौन चढ़ता है इतना ऊपर। वही बात इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन भरता बाद में 3D में, पहले किस में भर जाता है? 4s में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब निकलने की बारी आएगी तो पहले कौन से घर से निकलेगा? बाहर वाले घर से। तो बाहर वाला घर 4s, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, क्या लिख देंगे? 4s 0, 3d6, 4 नहीं 3d6, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से। अब आयरन 3+ जब कहेगा तब आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, दो इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलना है तो 3d5। और डी में जब 5 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो आप सुना होगा, जितना भी केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो सुनता होगा कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होता है। अरे फेरस और फेरिक सुना है तुम लोग यार, FeCl2 और FeCl3, एगो फेरस क्लोराइड और एक ठो 4 वैलेंसी तो नहीं सुना है। तो इसीलिए नहीं सुना है कि चौथा इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकलता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद इसका ऑर्बिटल क्या हो गया? हाफ फील्ड, जो ज्यादा स्टेबल होता है। अब इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, इसलिए आयरन की वैलेंसी होगी 2 भी 3 भी, लेकिन 4 नहीं। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से। हाँ लिख दो, दिमाग को यहीं लाओ। अब जो दुर्गा पूजा में देखे थे, छठ में भी दिखेगा। एक मौका और है। होता क्या है, बचवा सब गांव से आने के बाद में या मेला घूमने के बाद में थोड़ा चिंतित रहता है। लगता है कि वही होता रहता तो ज्यादा अच्छा था। अब ये फिर पढ़ना लिखने का झमेला है ना, तो फिर आने वाला है ना। चिंता किस बात का? आयरन हो गया। अब आप अपने से लिखेंगे मैग्नीज प्लस मैग्नीज 2+। अभी इसमें और बात हम बताएंगे। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें? पहुंचा यहां तक? कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ वो लिखना है, पहले ये कर लें। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। एक सवाल यदि हम पूछें आपसे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, म्यू, कोई बताएंगे कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट? मतलब पढ़े उड़े थे, याद वाद है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सर सिखाए थे? n×n+2 का अंडर रूट, तो 5+5+2, तो 7×5 = 35 का अंडर रूट, है ना।
यूनिट क्या लगता है, डीएम, बोर मैग्नेटन, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर में सिखाए थे। ये आयरन वाला सबस्टांस कैसा है, पारामैग्नेटिक की फेरोमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। अब लिखो एमएन का। क्लास छूटता है ना तो उसका नोट्स जो है ना जरूर लिखें। ये आप अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत दोनों साल पड़ती है। पता है ना, पहले ग्रामा बरामा एक साथ परीक्षा होता था, आईआईटी मेडिकल का परीक्षा एक साथ कब सिलेबस होगा। वो नहीं कि नोमा वाला भुला गए तो कोई बात नहीं, 10वां तो अलगे। ग्रामा बरामा का भी बोर्ड अलग है, लेकिन आईआईटी मेडिकल ये सब का जितना परीक्षा होता है ये दोनों साल का सिलेबस पूछा जाता है। और ये सब बातें 12th क्लास में भी मिलता है। जैसे ये बात डी ब्लॉक में मिलेगा 12th में, फिर मिलेगा। यही ये बोर्ड का सवाल है, ये जो म्यू निकालने के लिए सिखाएं, ये बोर्ड क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट आयरन 3+ का कितना, लिख दिया मैग्नीज का 25 है ना, कितना लिखेंगे एस एस, अरे बोलो ना, अरे पीसिंग बोलना है, हाँ पीसिंग बोलो ना, काम हो जाएगा। डीपीएस, हाँ 1s 2s 3s, जगह कम है, इस लिख दिया पूरा। थोड़ा छोटा कर देंगे तो मिल जाएगा। इतना सिकुड़ गया कि भरा हुआ लगता है। एस एस पीसिंग, हाँ DPS, बस इतना भी हो जाएगा। 1s 2s, ये 3s 4s और ये 5s है, छोड़ दो उसको। और ये 2 से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p, ये 3d से स्टार्ट होता है। बस इतना में ही तो हो जाएगा, एक आइडिया है ना दिमाग में कि उसका 25 है तो लिखना है। 1s कितना इलेक्ट्रॉन 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, 3d, 2 2 4 6 10 2 12 18 2 20, 5 25 है ना, बाकी को जरूरत नहीं है ना। जब कभी आपको लिखने का मौका लगे और एक लिख दें तो काटने की जरूरत नहीं है। अगला ऑर्बिटल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे वो भाई साहब चौथा ऑर्बिटल में घर बना दिए हैं, 4s 4p 4d 4f, 4 तल्ला, लेकिन आदमी दुए गो हैं। तो जब दुए आदमी है तो पहला तल्ला पे रहते हैं, छतवा पे कोई कहीं दिखेगा नहीं। अब आदमी नहीं है तो ऐसा थोड़े कि फ्लोर नहीं है, तो ये खुल गया है तो आगे भी है। 4s है तो 4p भी होगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। मैग्नीज प्लस, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, क्या करेंगे, कहां से निकालेंगे, हाँ यही बात। 4s1 3d 5, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब कहां से निकलेगा, वहीं से निकाल देंगे। 3s2 3p6 4s 0 3d 5। अब इसका पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट तो इतना ही के बराबर होगा। क्या समझ पा रहे हैं हम जब बोल रहे हैं? तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका बताएं। माइनस वाला भी कोई रहेगा तो कोई डरने की बात नहीं है। जैसे ऑक्सीजन पे 2- है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम लोग लिख देंगे 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन का, 1s2 2s2 2p 2 2 4 6 10 तो हो ही गया, है ना। ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एमिन मेटल है ना, मेटल पे माइनस चार्ज होता नहीं, और रहेगा तो फिर
भरेंगे 3D5 है, 3D6, 3D7, 3D8, है ना, कॉन्सेप्ट भर तो आप सकते ही, लेकिन वो मेटल है ना, नन मेटल में आए माइनस चार्ज लगाते हैं। क्लियर है, समझ गया, प्लस माइनस होगा, कर लेगा, भर लेगा इलेक्ट्रॉन्स। खाली डी और वाइटल वाले में सब में इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहां से, 4s से, यही सिखाना था हमको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इजेक्टेड फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फर्स्ट, है ना, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तब 3D से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। भाई ये लिख दो ना एक लाइन नोट में, याद रखोगे। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल किसको कहेंगे, ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा वो आउटर मोस्ट होगा। लिख दिया, हो गया। बड़े, अगला टॉपिक रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड, region of more stability of half filled and full filled atomic orbital। region of more stability of half filled and full filled atomic orbital। ठीक है, बनाए हेडिंग। अब देखो, पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब कोई बात नहीं है, ये जो देखिए इतना बच्चा बैठे हुए हैं, कहीं कहीं पर 5-6 को झुंड बना दिए, वही नहीं बैठ के एक एक ठो सब पर बैठा दें, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाएगा, मोर स्टेबल क्लासरूम हो जाएगा।
वो जो पीछे से मुड़ मुड़ के वो अमिताभ बच्चन की तरह बैठे आए ना, कोना कोनी बना के, अमिताभ बच्चन वैसे ही बैठता है। सोफा पे सीधे वो बैठ नहीं सकता, कोना पकड़ के और पैर चढ़ा के। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है कि सब बराबर बटा हुआ होता है यदि हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है। एक कारण स्टेबिलिटी का समझोगे बहुत अच्छे से। हम लोग पढ़े ना कि ऐसा था, 4s भर रहा था 2 और 3d4, तो इसको हम लोग गलत करार दिए, बोले ऐसा नहीं। 4s2 में क्या था, इस तरह का 2 इलेक्ट्रॉन, और 3d4 होता तब कैसा होता, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये एक 5। पांचवा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑर्बिटल तो है। बोला ऐसा नहीं हो करके इसको ऐसा भर दीजिए, 4s1 कर दीजिए और 3d10 कर दीजिए। यही ना पढ़े कि इसी को 4s1 कर दीजिए और 3d गड़बड़ा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ करते हैं, वो 10 के लिए उधर बनाए थे, 4s1 कर दीजिए और 3d क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ऐसा बताया जा रहा है। 3d5 करने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो 4 2 6 पहले भी था और 5 1 6 अभी भी है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन रखाएगा ऐसे एक, और ये हो गया यहाँ 5 घर, और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन मोर सिमेट्रिकल है ना। कहने का मतलब है कि भैया जितना घर था उतना इलेक्ट्रॉन है, खाली क्यों छोड़े। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, सही है, और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है। एक कारण है। दूसरा एक और कारण है, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको कि हाँ ये बढ़िया कारण है, ये तो अरेंजमेंट का कारण है। इसी तरीके से अगले बार 4s2 3d9 था, जिसको मना कर दिया, बोला ये ठीक नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। और तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया कौन सा है, तो बनाते हैं, ये 5 घर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको चेंज कर दीजिए ऐसे, 4s1 3d10। बोला ये बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन है, ये होगा। तो 4s1 यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और 3d10 यहाँ d में है ना, मतलब d ऑर्बिटल के लिए ही सोचा जा रहा है। 5 6 7 8 9 10, इसमें एक घर है ना। तो नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, बोल करके मोर स्टेबल कहा गया इसको और इसको। एक कारण सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से लिखिए, दूसरा कारण भी बताना है। आपस में बतिया के आपसे मैं डांट रहा। 4 डीपीपी दिए हैं, 5 इधर। देखिएगा आप, ये पीछे दिन नहीं आए होंगे तो वहां से ले लीजिएगा। कभी भी दिमाग में ये बात होगा ना कि नया पढ़ना चाहिए, आज बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने से ही बातें याद होती है। क्वेश्चन यदि आप नहीं करते हैं तो बात याद नहीं रहता है। मेरा पढ़ाया हुआ सब जो है ना वो रहेगा जैसे लिखल है, हाँ है। तो ऐसे तो सब जगह है, ये किताब में है, ये कॉपी में है, ये है मोबाइल पे है, ये तो है, ये पूरे दुनिया में सब कुछ है। जैसे अमेरिका है तो आपको क्या फायदा है,
डायरेक्टली कोई फायदा है तो बता दीजिए, है ही कि आपके नहीं फायदा होने से वो नहीं रहेगा थोड़े, वो तो है ही है। वैसे ही किताब कॉपी में सब जगह एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनाइए, इसीलिए वो 50-100 को क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पे कहा जाता है, ताकि आपको बातें याद रहे। और कोई मामला नहीं है बोले इतना फॉर्मूला है कितना याद रखे, नहीं याद तो रखना ही नहीं था, ये तो बतवे गलत है। आपको उसको देख देख के क्वेश्चन बनाना था, क्वेश्चन बनाने के सिलसिला में वो खुद ही याद हो जाता है। एक तो बच्चा का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन रहा, बोला सर हमारा दिमाग में ना याद ही नहीं रहता कुछ, मेमोरी उतना अच्छा नहीं है। अब बताइए वो हमारे पास में या किसी के पास में मेमोरी टॉनिक होता है कोई क्या? कोई जड़ी बूटी है जो उसको याद करवाएगा? है? हाँ, वो बाबा के पास होगा। हमारे पास यही है कि उस पर 50 गो क्वेश्चन, 100 गो क्वेश्चन बना दीजिए, देखिए उस सब फॉर्मूला याद हो जाएगा कि नहीं। एक ही चीज बार बार लगाने से याद नहीं होगा यार, बार बार लिखना है, क्वेश्चन है और फिर बनाना है, याद वैसे होता है। क्या बढ़े जाए, बढ़ा जाए? दूसरा, दूसरा में है एक्सचेंज एनर्जी। थोड़ा सा मन लगा के हमको देखना, अभी बोर्ड देखना, खाली लिखना मत, केवल बोर्ड देखते रहना। 3D4 और 3D5, बोले D4 वाला कम स्टेबल और D5 वाला ज्यादा स्टेबल, यही बताया गया ना अभी, बात तो यही हुआ। 4s के लिए तो कोई बात ही नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेते उसमें दे देते क्या। तो 3D4 कम स्टेबल है और 3D5 ज्यादा स्टेबल है, क्यों? यही सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। 1 2 3, यहाँ 5 घर, 1 2 3 4। सुनिए होता क्या है, अब इसको बना दीजिएगा एक ठो फ्लोर घर का, एक कमरा है बड़ा वाला हॉल, 5 चौकी लगा हुआ है, 4 चौकी पे आदमी है, नहीं हॉस्टल में तो होता ही है। अब वो 4 चौकी पे जो 4 बच्चा है, वो जो है अपना चौकी एक्सचेंज करता है, बोला आज तू सूतिकरा पर, हम ओरा पर सोते। हर बच्चा एक दिन अपना बेड को एक्सचेंज करता है दूसरे बच्चे से। यही काम यदि इलेक्ट्रॉन करता है तो बोर साहब के हिसाब से हर एक्सचेंज में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। नहीं बताए थे कि कोई इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के दूसरा घर में जाएगा तो एनर्जी जो है रिलीज करेगा, बताए थे ना। तो यहाँ भी तो ऑर्बिटल बदल रहा है, तो यहाँ भी तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब एक बार इसके साथ एक्सचेंज किया, मतलब तू वहां सुतोगे हम यहाँ सुतेंगे, फिर ये वाला इसके साथ एक्सचेंज किया, फिर ये वाला एक्सचेंज इसके साथ किया, कितना बार एक्सचेंज हुआ? 3 बार। यानी ये लड़का समझ लो तो इस लड़के के साथ बेड एक्सचेंज किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ एक्सचेंज, मतलब समझता है, ई यहां गया होगा तो हो यहां चला गया होगा, है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा तो ये वाला उसके बेडे पर जाएगा 3D4 के बाद। अब देखो अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगला वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ एक्सचेंज नहीं किया, तो फिर ये एक्सचेंज करेगा इसके साथ और ये एक्सचेंज इसके साथ भी करेगा, दो
और फिर ये वाला एक्सचेंज करेगा। पेशेंसफुली देखते रहना है ताकि आप अपना फोटो भी सीख लीजिएगा, बन जाएगा आसानी से। कौन बच गया? ये बच गया इसके साथ एक्सचेंज करने के लिए। एक, सब मिला के कितना एक्सचेंज हुआ? 6। मान लेते हैं कि 10-10 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुआ होगा, तो 6 दें 60 जूल। 60 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, कितना में? D4 कॉन्फ़िगरेशन में। अब D5 हो जाएगा तो क्या अंतर पड़ जाएगा जरा देखिएगा। 3D5 पहले देखिएगा, फिर बताएंगे हम कि स्टेबल कैसे हो जाता है। 1 2 3 4 5। ये बताइए, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, और ये कितना एक्सचेंज हुआ? 4। अगले बार भी एक्सचेंज करेगा सब। सेम स्पिन वाले से ही एक्सचेंज होना है, मतलब उल्टा स्पिन के इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज नहीं होता। 1 2 3। और फिर अगली बार एक ठो बचा हुआ ना, अभी 2 गो बचा हुआ है। 1 2 3 4 5। 1 2 और एक और बचा हुआ है ना जी। 1 2 3 4 5। देखो ये 5 ही घर में कितना एक्सचेंज हो गया? एक एक्सचेंज ये बचा हो। हाँ तो सब अगला इसकी जगह पे आया होगा तभी ना, इसलिए समझाए थे ना कि एक्सचेंज का मतलब है ये वाला इसके जगह पे आया था, ये तो उसके जगह पे गया ही था। कितना एक्सचेंज हुआ सब मिला के? 10। मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस ऑर्बिटल में बढ़ा देने से 40 जूल एनर्जी रिलीज ज्यादा हो गया। ऐसे तो 60 जूल हुआ था, बताए थे ना, 10-10 जूल सब में रिलीज हो रहा है, तो 60 जूल। और मात्र एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो उससे कितना जूल रिलीज हो गया? 100 जूल। 40 जूल का अंतर है, तो ज्यादा अंतर नहीं है क्या? ज्यादा अंतर है, इसलिए ऐसा नहीं रह करके ऐसा हो जाता है। और एनर्जी से क्या होता है सो सुनिए, कहता है मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज मींस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल केम एट मिनिमम एनर्जी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब है कि ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाएगी और ये ऑर्बिटल मिनिमम एनर्जी पे आ जाएगा। और जितना मिनिमम एनर्जी पे ऑर्बिटल आ जाए उतना मोर स्टेबल हो जाता है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल, ये सब मिनिमम एनर्जी पे आ जाता है तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये आपके साथ भी है, यदि आपके पास में एनर्जी कम हो जाए, मतलब पैसा से, पैकेट में पैसा कम रहेगा तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ज्यादा रहने से स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। बोले कैसे? पहले पैकेट में पैसा 10,000 20,000 देना दीजिए, उसके बाद देखिए हम रूम पे मिलते हैं, कभी गांधी मैदान जाएंगे, कभी मॉल जाएंगे, कभी इको पार्क जाएंगे, रोज रोज रूम पे खोजने जा रहे हैं, वो है ही ना। बोले कहाँ गया? तो बोले यहाँ गया, वहां गया। बताइए आपकी स्टेबिलिटी इसमें है कि आपकी स्टेबिलिटी थी कि रूम पे रह कर करके 12 घंटा पढ़ने में? स्टेबिलिटी तो उसकी उसको ना कहेंगे, लेकिन उछलते रह रहे हैं तो पैसा रहेगा तो उछलते उछलते रहिएगा, स्टेबिलिटी घट जाती है। ज्यादा एनर्जी से स्टेबिलिटी घट जाती है। केमिस्ट्री में होता क्या है कि मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाता है, ज्यादा एनर्जी से मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है एक दूसरे से। रिएक्शन स्टेबिलिटी के अपोजिट शब्द है ना। रिएक्शन कम कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया कि D4 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? समझ में आया?
कि उससे 40 जूल यानी उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इसका डिक्रीज कर जाता है मात्र एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ाने से। अब जो है एक्सचेंज एनर्जी 3d4। अब आप सांकेतिक भाषा में हमको बता दीजिएगा 3d9 होगा तो कितना एक्सचेंज होगा? थोड़ा ज्यादा इधर है क्योंकि 3d10 तो बनाना है। 3d9 होगा तो कितना एक्सचेंज होगा ये बताना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना एक्सचेंज होगा जरा बताओ। कितना एक्सचेंज होगा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेम स्पिन वाला ही अपना पोजीशन एक्सचेंज करता है, अपोजिट स्पिन से एक्सचेंज नहीं होता। जैसे वो रूम में 4 बेड था, 5 बेड था और ये पांचों बेड पूर्व पश्चिम डायरेक्शन में था और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपको एक्सचेंज करना पड़े जो रोज दक्षिण मुंह करके सोता है। सोइएगा, पापा मम्मी मना न किए जी दक्षिण में मूड़ी नहीं रखना है, दक्षिण मूड़ी करके नहीं सोना है, अब उसका बेड है दक्षिण में तो स्पिन डिफरेंट है, आप कैसे एक्सचेंज करिएगा? तो सेम स्पिन वाला जो है वही एक्सचेंज होगा। अब बताइए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना है? 36 क्यों कह रहा है? 16। ये वाला एक्सचेंज होगा 10 और अपोजिट वाला एक्सचेंज होगा 16 एक्सचेंज होगा। और 3d10 रहा तो कितना एक्सचेंज होगा? 3d10 रहा तो इससे होगा 20। 10 + 10 20 एक्सचेंज। बनाइए फोटो जल्दी से। यही फोटो बना हुआ है।
लिख दिया, बना दिया फोटो। तो 3D4 से ज्यादा स्टेबल, 3D की बात नहीं है, D4 से ज्यादा स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और D9 कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल D10 होता है। वो 3D रहे चाहे 4D रहे, बात एक ही होगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, नहीं P के लिए लागू नहीं है, ठीक है, P के लिए नहीं, खाली D ऑर्बिटल में ये बात है। और F में आगे जाके बात होगा, उसमें भी हाफ फील्ड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है। तो P में नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, लगेगा तो इस सब जगह P में लगेगा, नहीं क्यों लगेगा, हाफ फील्ड जहां भी होगा ज्यादा स्टेबल होगा। इस समझाए D में हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सबका ज्यादा स्टेबल होगा, वो P का रहे चाहे D का रहे चाहे F का रहे। कारण तो अब साफ है, कारण क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। ये वाला कन्फिग्रेशन, डी वाला कन्फिग्रेशन कहां कहां मिलता है, तो हाफ वाला मिलेगा करोड़पति मोटर वाला में, जहां D4 D5 करना होगा, और फुलफिल्ड वाला मिलेगा कॉपर चांदी सोना में। अरे यहां पर फुलफिल्ड वाला मिलेगा, फुलफिल्ड कंडीशन वाला मिलेगा, और ये सब जगह पे हाफ फील्ड वाला मिलेगा, जहां पे आपको बदलना पड़ेगा। मॉलिब्डेनम, एमो मॉलिब्डेनम, डब्लू टंगस्टन, हो गया, बड़े। अब बढ़वाओ यार, इसी को तो लिखना है अभी। क्या लिखना है, इन एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देयर पोजीशन,
with having electron of same spin in each exchange it release certain amount of energy and the orbital commit minimum amount of energy as the number of exchange increases, more and more amount of energy released and orbital commit minimum amount of energy that is more stability. That is more stability. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहने का मतलब मोर स्टेबिलिटी. अरे लिखो यार, बात करता है. बाजा उजा लेके आना चाहिए था, नहीं बजे बजू जो बजाते, इतना बात करता है. बंद करवाया होगा, चल तो रहा ही था.
लिख दिया। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और ऑर्बिटल उतनी ही ज्यादा मिनिमम एनर्जी पे आ जाएगा। जितना मिनिमम हो जाए एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल हो जाए। इसीलिए हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है। ठीक है। एज द नंबर ऑफ एक्सचेंज इंक्रीजेज मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड and orbital come at minimum amount of energy, that is more stability. ठीक है। since half filled and full filled and full filled, और ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में हम कितना एक्सचेंज था? हाफ फील्ड में 10 था और फुल फील्ड में 20। तो 10 और 20 के कंपैरिजन में 20 ज्यादा एक्सचेंज है ना, तो फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होगा हाफ फील्ड से। सिंस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। कारण समझ गए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। अब एक बात होगा, नोड क्वेश्चन होगा क्वांटम नंबर में, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, था ना जी? ये कोई देखा ही नहीं। सबके पैकेट में भी क्वेश्चन दिए, हार्ड पेपर में क्वेश्चन दिए। 500-700 क्वेश्चन मोबाइल पे। नोड देखो जी, ये न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होती, यही ना पढ़े जी? पहला ये 1s ऑर्बिटल और फिर दूसरा 2s ऑर्बिटल भी तो होगा, 1s और 2s। अब देखो 1s और 2s के बीच में क्या है? कुछ नहीं, उसी को बोलते नोड, उसी को बोलते नोड। 3 डायमेंशनल स्पेस around the nucleus in which probability of finding the electron is 0 called as node। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना है ही नहीं, उस रीजन को कहते हैं नोड। हम लोग ये तो पढ़ ही लिए ना भाई कि इसको बोलेंगे 1s, इसको बोलेंगे 2s, और बाकी फोटो हम बनाए p वाला भी। लेकिन ऐसा कोई जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं मिल सकता आपको, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को नोड कहते हैं। ठीक है। और ये दो तरह का होता है, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा होता है
एंगुलर नोड। ये जो नोड आपको दिखाई पड़ रहा है वो रेडियल नोड है। ये नोड जो दिखाई पड़ रहा है ये कैसा नोड है? चूंकि चारों तरफ किसी न किसी सेम रेडियस पे इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना जीरो है, और यदि इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना इस न्यूक्लियस से किसी एंगल पे जीरो हो जाएगा, बोला यहां इस थीटा एंगल पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, है ना, इस थीटा एंगल पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इस थीटा एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसका मतलब है ये जगह एंगुलर नोड, उसी जगह को बोल देंगे एंगुलर नोड है। यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन इस थीटा मतलब 30 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, 15 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो उसको बता देंगे एंगुलर नोड। तो नोड दो तरह का होता है, एक रेडियल नोड होता है और दूसरा एंगुलर नोड होता है। ठीक है, और विशेष कुछ होता नहीं, बस यही जानना रहता है। नोड, 3 डायमेंशनल स्पेस, around the nucleus in which probability of finding electron is zero। उसी स्पेस को हम क्या बोलेंगे? नोड। रेडियल नोड, if node is present at certain radius of atom, it known as रेडियल नोड। और एक फॉर्मूला होता है बच्चा जिससे कि आप रेडियल नोड निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड बराबर n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन, जहां n अपना पुराना कौन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल लेजीमुथल क्वांटम नंबर, और -1 कर देना है।
लिख दिया। और यही नोड आपको किसी एंगल पे मिलेगा तो उसको बोलेंगे एंगुलर नोड। दिखाई देता है? सर्टेन एंगल, इट नोन एज एंगुलर नोड। नंबर ऑफ एंगुलर नोड बराबर सिर्फ एल। नंबर ऑफ एंगुलर नोड बराबर सिर्फ क्या? एल। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हुआ बचा? टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ नोड बराबर n माइनस एल माइनस वन प्लस एल। रेडियल नोड और एंगुलर नोड जोड़ देंगे तो एल एल क्या हो गया? कट गया। बताए ना? हाँ, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल क्या बचा? बोलो ना जी। n माइनस वन। तो टोटल नंबर ऑफ नोड पूछा जाएगा तो n माइनस वन। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। लिख दें? लिखते आ रहे हैं बहुत दिन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। अभी बताते हैं। बड़े बड़े अब जैसे सवाल होता है ना कि 3s में कितना नंबर ऑफ रेडियल नोड है, एंगुलर नोड है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए जो है ये एक फॉर्मूला काम आएगा।
पढ़े पढ़े। अब देखो 3s ऑर्बिटल का बात कर रहे थे अभी। 3s में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना, तो क्या करना है, n माइनस एल माइनस वन। तो n कितना है 3, l कितना है माइनस, कितना आया, नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितना होगा, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड बराबर एल होता है, और एल एस ऑर्बिटल का कितना होता है 0। टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा, तो 2 प्लस 0 या n माइनस वन, 2 ही तो आ रहा है, n माइनस वन दैट इज 3 माइनस वन बराबर 2। ऐसा सवाल डीपीपी में है 5-7। 3D ऑर्बिटल क्या हो गया, 3D में नहीं समझेगा कैसे। नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस कितना और माइनस वन, 3D में रेडियल नोड नहीं होता, होता है, मैंने समझा था, ये से बताना रहता है। 2p में भी रेडियल नोड नहीं मिलेगा, सबके पहला में p में d में f में रेडियल नोड नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ क्या नोड होगा, एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड बराबर l दैट इज इक्वल टू 2। द टोटल नंबर ऑफ नोड, अब आपको सिखाना यह था कि टोटल नंबर ऑफ नोड 3 से डिपेंड कर रहा है, 3 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 2। तो एस में भी तो उतना ही 2 आया था, 3D में भी 2 ही, उसमें आप देखोगे रेडियल नोड पाया जा रहा है और 3D में एंगुलर नोड पाया जा रहा है, नंबर तो दोनों में टोटल सेम आ रहा है। तो ये सब सवाल आता है कि जितना नोड 3s में है उतना ही नोड किस ऑर्बिटल में, तो दो सवाल पूछ दिया ना एक साथ। एक तो सिंपल सवाल है कि रेडियल नोड कितना, एंगुलर नोड कितना। 4f में क्या रेडियल नोड होगा, जल्दी से रफ करके बता दो, 4f में रेडियल नोड होगा नहीं होगा, उसमें भी एंगुलर नोड होगा 3, 4 माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ नोड होगा 3। नहीं 10 मिनट में क्या जाता है जी, बैठो ना। हम्म। इस बार संडे को भी क्लास है आप लोगों का, 11 से 1, 3 में करेगा बदमाशी। हाँ 11 से 1, सही में तो मजाक करते हैं तुमसे। ये बात हम छुट्टी से पहले भी बोले थे कि उस बार जब छुट्टी होगा उसके बाद संडे को भी आके पढ़िएगा। तो 11 से 1 वो सब कुछ नहीं है, वो टेस्ट है तो पहले जाके दीजिएगा बाद में दीजिएगा, है ना। 11 बजे से आ जाइएगा। अरे अभी ऐसा थोड़े कुछ हुआ है यार, ये तो बताए नहीं, तो जाते समय ये तो जाने के वकील लगा के भूला देगा। तो तुम लोग को पूछ के जाना चाहिए कि सर संडे को भी बोले थे तो आएंगे, तो आप लोग तो एकदम छूटा। सर बोले कहाँ थे ये, मस्ती है मस्ती, सूत के उठबे करेंगे 12 बजे। क्या लिखा हुआ है? इसको साई बोलते हैं।
इस सिंबल को साई बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। और ये साई इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ही बताता है। ठीक है, क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना। देखो ऐसे लिखा जाता है, साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस but explain the probability of finding इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक और होता है साई स्क्वायर, चूंकि प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव में नहीं होता, और ये जो है ना साई, वो निगेटिव में आ जाता है, तो इसी को स्क्वायर कर देंगे तो निगेटिव वाला सब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो साई स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना। और ये क्या बताता है? तो लिखते हैं ईच हैज सी फिजिकल सिग्निफिकेंस, ईच हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो indicate the probability of finding electron around the nucleus। जल्दी से तुम लोग तो खाली हो गया सर, जा रहे हैं सर, यही सब करेगा ना। तुम लोग अलग से ही बनाना। लिखो जल्दी से, लास्ट वाला है ना, थोड़ा जल्दी लिखोगे। साई क्या बताता है? बोले साई का वैसे तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ही। साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, कहने का मतलब वो निगेटिव में आ जाता है ना, इसलिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अब बोला जाए कि फलानवा के आईआईटी करने का चांस -50% है, चांस ही नहीं, तो माइनस मतलब दूर दूर तक चांस नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना भी यदि कोई कहता है -20% है, मतलब है ही नहीं, तो पाइएगा क्या? तो इसीलिए लिखा जाता है नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, उसका कोई मीनिंग मतलब नहीं होगा, लेकिन बताएगा यदि कोई इंफॉर्मेशन देगा तो क्या देगा? इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ही देगा। तो साई स्क्वायर वही निगेटिव को क्या कर देता है? पॉजिटिव। अब देखो ये क्या ग्राफ क्या बता रहा है, थोड़ा सा सुन के जाना और अच्छे से। ये सब बहुत छोटा छोटा बात है, और आता है तो बहुत भारी टाइप लगता है, सब कोई नहीं बनाता है, कुछ लोग बनाता है, वैसे आता भी कम है, लेकिन जब दिखे तो अनजान नहीं बनना है। देखो क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना देखो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और फिर धीरे धीरे
दैट इज 1s ऑर्बिटल। अभी तो ऑर्बिटल बनाए थे फोटो। अब देखो एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये ग्राफ है 2s का। आप देखो ये न्यूक्लियस था, ये पहले इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है और फिर धीरे धीरे कम गया। जरा देखो ये फोटो, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है, धीरे धीरे घट जाएगा, धीरे धीरे बीच में क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या हो जाएगी, 0, और फिर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, तो ऐसे, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना ज्यादा है और ये पोजीशन जो आया उसी पोजीशन को क्या कहते हैं, नोड, और फिर इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना बढ़ गई। यही जो निगेटिव में आ गया ना, इसीलिए कहते हैं साई का कोई मतलब नहीं होता है। चला गया ना नेगेटिव में ये ग्राफ। तो इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, साई स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचते हैं, साई स्क्वायर और आर। तो ग्राफ तो ये स्क्वायरिंग ग्राफ ऐसे ही आएगा, लेकिन यहां पे थोड़ा बदलाव दिखाई देगा। ये जो है साई स्क्वायर और आर के बीच ग्राफ खींचेंगे। आर रेडियस है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से हम लोग जा रहे हैं, तो ये ग्राफ ऐसे दिखाया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना पहले से ज्यादा है, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर 0 होने के बाद ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ किसका बना है, 1s का, और ये ग्राफ 2s का। बढ़ते ही जाएगा और इसके बाद फिर से ऐसे आ जाए, दैट इज 2s। बना दीजिए। सब बातें हो गया, अब हो गया। अब क्वेश्चन जो है ना 40 50 को 60 को बना दीजिए। क्या नहीं है, कल, कल क्या बोलता रहा है, संडे